हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय उन चैप्टर्स में से है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है। राष्ट्रीय आय चैप्टर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। पहला, राष्ट्रीय आय में जो थ्योरी का पोर्शन है वो अलग है और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो अलग है। तो पहले हम राष्ट्रीय आय के अंदर जो थ्योरी का पोर्शन है वो हम पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन इसका स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम थ्योरी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं राष्ट्रीय आय का, और आज ये थ्योरी का, राष्ट्रीय आय के थ्योरी का आज हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो भी वीडियोस आएंगी आपको पूरे नेशनल इनकम की जितनी भी थ्योरी होगी वो आपकी पूरी कवर हो जाएंगी। जितनी भी चीज़ें मैं लिखवाता हूँ वो एक नोट्स हैं, आप अच्छी तरीके से उनको नोट कर लें, तो फिर आपको ज़्यादा नोट्स की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप यहीं से याद कर सकते हो चीज़ों को। तो थ्योरी के अंदर आज, क्योंकि राष्ट्रीय आय की थ्योरी की पहली क्लास है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका फर्स्ट टॉपिक थ्योरी का, जिसका नाम है आय का चक्रीय प्रभाव। इसके अलावा कुछ बुक्स के अंदर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है, तो इन चीज़ों को मैंने स्किप करा है क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएंगी, ये 11th क्लास में ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो हम जो काम की बात है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है इसका आय का चक्रीय प्रवाह। तो आय के चक्रीय प्रवाह का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि चक्रीय प्रवाह का, कि जो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा होता है वो बार बार घूमता रहता है, यानी कि कोई नया पैसा बार बार नहीं आता, बल्कि वही पैसा अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता रहता है, घूमता रहता है, जिसे हम सिंपल कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। अब ये आय का चक्रीय प्रवाह कैसे किया जाता है, आप ध्यान से समझना। आय के चक्रीय प्रवाह को समझने से पहले हमें इन 3 स्टेप्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। इन 3 स्टेप्स का मतलब क्या होता है? पहले स्टेप में कहता है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम का उपयोग किया जाता है। बच्चों ध्यान रखना है, किसी भी चीज की, यानी किसी भी वस्तु और सेवा का जब निर्माण किया जाता है तो उसके अंदर 4 चीजों का उपयोग किया जाता है, जिसे हम उत्पादन के फलन भी कहते थे। वो होता है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। इस बात को आप 11th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। अगर मान लो आपको नहीं भी पता तो आप ध्यान रखना कि यहां पर जब भी हम किसी वस्तु और सेवाओं का अर्थव्यवस्था में उत्पादन करते हैं तो 4 चीजों का उपयोग किया जाता है, और वो 4 चीजें क्या हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। जैसे कि अगर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं तो यहां पर भी मैं 4 चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं किसी का मकान अगर किराए पे लेकर वहां पे ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो ये मेरे लिए भूमि हो गई, ठीक है। और उसके बाद श्रम, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो श्रम हो गया। पूंजी, एक बात बताइए, जब मैंने अपने ट्यूशन सेंटर खोला होगा तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे एसेट, जस्ट लाइक फैन लगाया, एसी लगाया और बहुत सारा पार्टीशन कराया, डेस्क लगवाया, ये सब चीजें पैसों से आई है, तो ये मेरे लिए क्या बन गई? ये मेरे लिए बन गई पूंजी। और उद्यम, एक ऐसा व्यक्ति जो इस पूरे ट्यूशन को संभालता है, यानी कि जो उसका मालिक है। तो याद रखना, किसी भी वस्तु और सेवा को बनाने के लिए अर्थव्यवस्था में 4 चीजों की आवश्यकता होती है, और वो 4 चीजें होती हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। इनके उपयोग से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इसे हम उत्पादन के साधन या उत्पादन के फलन के नाम से भी जानते हैं। तो एक बात आपको क्लियर हो गई। दूसरे नंबर की बात, फर्म उत्पादन के साधन को किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में साधन भुगतान करती है। ध्यान से समझें, जब भी वस्तु और सेवाओं को अर्थव्यवस्था के अंदर बनाया जाता है तो भाई जो लोग उस वस्तु और सेवाओं को बनाने में पार्टिसिपेशन प्ले करते हैं, यानी जो लोग उसके अंदर योगदान देते हैं, वो पैसा उनको बांट दिया जाता है। मैं इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। मान के चलो, अगर मैं एक कोचिंग सेंटर चला रहा हूं तो मेरे पास जितना भी पैसा बच्चों से फीस के रूप में कलेक्ट हुआ, मैं उस पैसे का क्या करूंगा? मैं उस पैसे को सबसे पहले, जिसका मैं मकान इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं उसको किराया दे दूंगा उस पैसों के अंदर से। दूसरा, जो टीचर्स मेरे पास पढ़ा रहे हैं मैं उनको सैलरी दे दूंगा। तीसरा, अगर मैंने कहीं से उधार में पैसा लेकर बिजनेस में लगाया है तो उसका इंटरेस्ट पे कर दूंगा, यानी कि उसका जो ब्याज होगा वो पे कर दूंगा। और लास्ट में जब सारे खर्चे मैं पे कर दूंगा तो जो भी पैसा बच जाएगा वो मुझे लाभ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, जब भी वस्तु और सेवाओं को बनाया जाता है तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम का इस्तेमाल किया जाता है। तो भूमि के बदले क्या दिया जाता है? किराया, ठीक है। इसके अलावा श्रम के बदले क्या दिया जाता है? मजदूरी।
उसके अलावा अगर हम बात करें पूंजी के बदले क्या दिया जाता है, ब्याज, और उद्यम जो व्यक्ति मालिक होता है बिजनेस का उसको क्या मिल जाता है, लाभ। तो इन दो लाइनों में मैंने कुछ खास बात आपको नहीं समझाई, जो 11th क्लास की बात थी वही मैंने आपको समझाया, क्योंकि बहुत से बच्चों को आयकर चक्रीय प्रवाह समझ में नहीं आता। पहले में मैंने आपको समझाया कि किसी भी चीज को बनाने में 4 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे में मैंने समझाया कि जब कोई भी चीज बेचकर पैसा आता है तो उन्हीं 4 लोगों में वो पैसा बांट दिया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से समझना, देखो मान के चलो कि मैंने जो भी पैसा कमाया तो मैंने 4 लोगों में उसको बांटा। मैंने जो किराया अपने मकान मालिक को पे करा, क्या मेरा मकान मालिक अपनी जरूरतों के लिए फिर से बाजार में जाकर वस्तु और सेवाएं खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? मैंने जो भी पैसा अपने टीचर्स को सैलरी के रूप में पे करा, क्या मेरा वो टीचर फिर से जाकर वस्तु और सेवाओं को मार्केट से खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? तो कुल मिलाकर बात क्या है कि पहले मैंने जो इनकम कमाया, मैंने जो इनकम जनरेट करा, मैंने लोगों को बांटा और फिर लोगों ने फिर से जाकर उससे वस्तु और सेवाओं को खरीदा, जिससे वो पैसा फिर से फर्मों के पास चला गया। क्योंकि मेरा जो ट्यूशन है वो भी एक किस में आता है, एक फर्म के अंदर ही आता है। परिवार क्षेत्र इस मुद्रा को, परिवार क्षेत्र इस मुद्रा को यानी कौन सी मुद्रा को, जो किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में कमाया गया वो परिवारों में चला गया वो पैसा। परिवार क्षेत्र इस पैसे, इस मुद्रा को फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए फिर से करती है। अब क्या होगा, जैसे ही परिवारों का ये पैसा फर्मों के पास आएगा, फर्म फिर से वस्तु सेवाओं का निर्माण करेगी, फिर से उसके अंदर 4 लोग लगेंगे, फिर ये पैसा 4 लोगों में बांटा जाएगा, फिर से इन पैसों से वस्तु और सेवाएं खरीदी जाएंगी। तो होता क्या है कि ये पैसा अर्थव्यवस्था में बार बार घूमता रहता है। इसी को हम कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। इसके बाद हम लोग कहते हैं आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ क्या होता है। तो बस इन्हीं बातों को अगर हम मिला के लिख दें तो इसका अर्थ बन जाता है। इससे अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया में आय का सर्जन करने के लिए उत्पादन के साधनों के बीच आय का वितरण और उस आय को पुनः फर्मों द्वारा निर्मित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करने से। तो आय के चक्रीय प्रवाह का मतलब क्या होता है, पहले आय का सर्जन करना। आय का सर्जन कैसे होगा, वस्तु और सेवाओं के निर्माण करने से। फिर उस आय का सर्जन जो हुआ उसे साधनों के बीच में वितरण कर देना और फिर उस आय से दोबारा वस्तु और सेवाओं को खरीद लेना यानी उन पर व्यय कर देना आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। ये आय के चक्रीय प्रवाह के अंदर 3 स्टेज होते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं। ये पहला स्टेज है, दूसरा और ये तीसरा। इसी चीज को अगर हम एक डायग्राम से समझें तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले है उत्पादन का चरण। उत्पादन चरण मतलब क्या, यहां पर आय का सर्जन होता है। उत्पादन चरण मतलब जब वस्तु और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। तो वस्तु और सेवाओं का निर्माण करने के लिए भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे ही उत्पादन किया जाता है, उत्पादन करके उत्पादन को बेचा जाता है यानी वस्तु और सेवाओं को बेचा जाता है तो बहुत सारी इनकम आती है। इस इनकम को 4 लोगों में बांटा जाता है क्योंकि उत्पादन करने में 4 लोगों का योगदान है। तो इस उत्पादन से जो भी पैसा आएगा वो 4 लोगों में बढ़ता है। भूमि के बदले क्या जाएगा, किराया। श्रम के बदले क्या जाएगा, मजदूरी। पूंजी के बदले क्या जाएगा, ब्याज। और उद्यम के बदले क्या जाएगा, लाभ। यानी इस पैसे को फिर से बांट दिया जाता है। उसके बाद ये जो पैसा कमाया गया वो फिर से वस्तु और सेवाओं पर खर्च किया जाता है। तो इसे कहते हैं व्यय चरण। जब इस पैसे को खर्च किया जाता है किस पे, फर्मों द्वारा निर्मित वस्तु और सेवाओं पर। जब इस पैसे को खर्च किया जाता है तो फिर से ये पैसा फर्मों के पास जाता है, फिर से इससे निर्माण होता है, फिर से ये बांटा जाता है और फिर से इससे खरीदा जाता है। इस तरीके से अर्थव्यवस्था में ऐसे चलता रहता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है। देखो, स्टॉक और प्रवाह का समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो स्टॉक फ्लो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर काफ़ी यूज़ किए जाने वाला कंसेप्ट है। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वो स्टॉक के अंदर नापा जाएगा या प्रवाह के अंदर नापा जाएगा। सबसे पहले हमें स्टॉक और प्रवाह के अंदर जो भी अंतर है इनके बीच में वो हमें समझना चाहिए।
कह रहा है स्टॉक का मतलब वो होता है जिसे हम एक समय बिंदु पर नापते हैं। ठीक है, स्टॉक वो होता है जिसे हम एक समय बिंदु पर नापते हैं, जबकि परवाह वो होता है जिसे हम एक समय अवधि पर नापते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर डेट पर यानी कि 13/9/2021 को भारत की जनसंख्या कितनी थी। बात समझ में आ गई। जैसे मैं अभी कह देता हूं कि अभी भारत की जनसंख्या कितनी है, अभी भारत के अंदर मुद्रा पूर्ति कितनी है। बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक। स्टॉक वो होता है जिसे हम किसी समय बिंदु पर नापते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं जा रहा हूं तो मेरा एक दोस्त आता है, बोलता है कि अभी तेरी जेब में कितने पैसे, तो ये क्या है, स्टॉक। ठीक है, अगर मेरा एक दोस्त कहता है कि पूरे पिछले महीने में तेरे पास कितने पैसे आए, पूरे एक महीने के बारे में बता रहा है कि पूरे एक महीने में तेरे पास कितने पैसे आए, तो ये मेरे से वो परवाह की बात कर रहा है। तो परवाह जो होता है वो समय अवधि में नापा जाता है और स्टॉक जो होता है वो समय बिंदु पे नापा जाता है। जैसे 2021 में भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ी, भारत की अभी राष्ट्रीय संपत्ति कितनी है देश की। ठीक है, इसी तरीके से अभी भारत के पास संग्रहित गेहूं की मात्रा कितनी है, ये सब एक स्टॉक नेचर है। और परवाह जो समय बिंदु पे, इसे गतिशील अवधारणा भी कहते हैं और इसे स्थैतिक अवधारणा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमें समझना है आय के चक्रीय प्रवाह का प्रकार। आय के चक्रीय प्रवाह दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रवाह और एक क्या होता है, मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, तो वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह को समझने से पहले समझना होगा कि परिवार और फर्म का मतलब क्या होता है। फर्म एक ऐसी इकाई होती है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, और परिवार जो होते हैं उसके जो सदस्य होते हैं वही फर्मों में जाकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो उन्हें हम परिवार कहते हैं। देखो, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे घर के जो भी मेंबर हैं वो जो भी काम करते हैं, मान लो हमारे फादर किसी फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं, तो वो जो फैक्ट्री है वो फर्म है, और जो फादर हमारे जब घर में आते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, परिवार बन जाते हैं। तो परिवार के लोग ही जो होते हैं वो फर्मों में जाकर काम करते हैं, और फर्म जो होता है वो परिवार के लोगों से ही बनता है, क्योंकि परिवार के लोग अपनी भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम फर्मों को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो प्रवाह होता है वस्तु और मुद्रा का, उसको हमें समझना होगा। वास्तविक प्रवाह का मतलब क्या होता है, जब फर्म और परिवार में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होगा, वस्तु और सेवाओं का प्रवाह होगा, तो उसे हम वास्तविक प्रवाह कहेंगे। और मौद्रिक प्रवाह का मतलब क्या होता है, जब फर्म और परिवार में मुद्रा का प्रवाह होगा। जैसे कि हमारे फादर जब वहां पर जाकर कार्य करते हैं, यानी कि उनको जब सैलरी मिलती है, तो वो जो सैलरी है वो किस वजह से मिली उनको सैलरी, क्योंकि उन्होंने वहां पर जाकर अपनी जो है श्रम प्रदान करा। तो जब वो श्रम प्रदान करते हैं तो वहां से उनको बदले में वेतन मिलता है। तो जब श्रम प्रदान करते हैं और बदले में वेतन मिलता है तो इसे हम कहते हैं मौद्रिक प्रवाह। लेकिन उसी फर्म का बना हुआ वस्तु और सेवाएं जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रवाह। तो वास्तविक प्रवाह में वस्तु और सेवाओं का लेन देन दिखता है, और मौद्रिक प्रवाह में परिवार के बीच में मुद्रा का लेन देन दिखता है। दोनों में डिफरेंस है। देखो, दो ही चीजें, एक है परिवार और एक है फर्म। अगर परिवार और फर्म के बीच में वस्तु और सेवाओं का लेन देन हो रहा है तो वो क्या है, वास्तविक प्रवाह। लेकिन अगर परिवार और फर्म के बीच में मुद्रा का लेन देन हो रहा है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम में जो हस्तांतरण भुगतान होता है उनका लेन देन हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, इसे भौतिक प्रवाह भी कहते हैं। वास्तविक प्रवाह का एक और नाम है भौतिक प्रवाह, और मौद्रिक प्रवाह का एक और नाम है नाम के प्रवाह भी इसे हम लोग कहते हैं। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है, इसके अंतर्गत मुद्रा का विनिमय होता है। तो यहाँ पर तीन डिफरेंस है, तीनों डिफरेंस आप अच्छे से लिख के आ सकते हो। डेफिनेशन आएगी तो आप यही चीज लिख सकते हो, बाकी इनका नाम है एक एडिशनल, और एक डिफरेंस यहाँ पर और भी है। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया आय के चक्रीय प्रवाह के प्रकार, जिसमें हमने वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह पढ़ लिया। स्टॉक और फ्लो भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे एग्जाम में आती है। आय के चक्रीय प्रवाह 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। लेकिन 12th क्लास में ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसे भी पढ़ा दूंगा, ध्यान से समझ लेना। और 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय, 2 तरीके से पढ़ा जाएगा, वित्त बाजार के साथ और वित्त बाजार के बिना। इसे मैं कवर करूंगा बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यानी आय का चक्रीय प्रवाह जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा लंबा टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में इसे कवर ना करके 2 वीडियो में कवर किया जाए। तो जो छोटे छोटे कंसेप्ट थे वो मैंने पार्ट 1 में कवर कर दिया है। पार्ट 2 के अंदर आय के चक्रीय प्रवाह में जो 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय होगा, वो वित्त बाजार के साथ और वित्त बाजार के बिना आपको चित्र बनाकर अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन करके समझा दूंगा कि आपको एग्जाम के अंदर कैसे लिखकर आना होता है। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही।